दो लड़कियां जिनके घर अड़ोस पड़ोस में होते हैं और दोनों लड़कियां एक हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं। नौकरी के दौरान एक दिन वो दोनों लड़कियां रात को 1:30 बजे हॉस्पिटल से निकलने का तय करती हैं। दोनों स्कूटी पर बैठती हैं। दोस्तों, एक ही शहर में घर और हॉस्पिटल होने के कारण वो लड़की निडर होकर हॉस्पिटल से निकल जाती हैं। लेकिन रास्ते में रोड के समीप एक शमशान घाट पड़ता है, जहां कर वो कभी कभार गुजर जाया करती। ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ, लेकिन उसी शमशान के समीप जब ये लड़कियां पहुंचती हैं तो स्कूटी पर जो पीछे वाली लड़की बैठी हुई होती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि भूत भूत और मेरी तरफ भूत भाग रहा है। इतना ही सब कुछ कहती है और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर ये लड़की चलती हुई स्कूटी से जो पीछे बैठी हुई है वो गिर जाती है और उसे गंभीर चोट आती है। उन चोटों के तहत इस लड़की को हॉस्पिटल में जब एडमिट कराया जाता है तो ये लड़की करीबन 4 से 5 दिन बेहोशी की हालत में होती है। शायद आप इसे कोमा भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे ही वो स्कूटी से गिरती है वैसे ही उसके सर में भारी चोट आ जाती है। तो दोस्तों, क्या उस लड़की ने, क्योंकि वो तो कोमा में थी या बेहोशी की हालत में थी, क्या उस लड़की ने सच में ही भूत देखा था? क्या उस शमशान घाट के पास कोई भूत था? वो इतनी जोर से चीखती है, उसकी उंगलियां मुड़ जाती हैं और उसको पसीने थे जब उसकी चलाने वाली लड़की को कुछ नजर नहीं आता है। क्या उस लड़की का दिमाग का वहम था या एक सच्चाई थी? क्योंकि बेहोशी के बाद वो लड़की जो कुछ बताती है ना, सबकी रूह कांप जाती है। और ये जो घटना होती है ये सोशल मीडिया पर एक अपना अलग ही रुतबा बना लेती है। अब आपको रोड पर चलने से डर लगेगा इस कहानी को सुनकर, और आपको भी लगेगा कि ये बातें सच में ही सत्य होती हैं। हम कोई नई बातें नहीं कह रहे हैं। साइंस भी मानता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो होती है। तो दोस्तों, जहां पर जिस पर आप लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, अगर वही लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है, यहाँ पर साइंस आत्मा की भी पुष्टि करता है, तो आप इस बात को भी नहीं झुठला सकते। तो आपको उस शहर का नाम भी बताएंगे, कौन थी वो लड़कियां, क्या उनके साथ होता है, क्या सच में ही एक आत्मा ने उनके साथ ऐसा किया था, क्या सच में ही उस लड़की को कोई भूत नजर आ रहा था, या उस लड़की के दिमाग का वहम होता है, या उस लड़की को कोई बीमारी होती है। बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं और सभी सवालों के आप लोगों के जवाब हम देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा में। जब आप लास्ट जो शहर देखोगे, हरियाणा का लास्ट शहर होता है मतलब पलवल। पलवल से आप यूपी की तरफ जाओगे तो एक और शहर पड़ता है जो कि हरियाणा के बॉर्डर और यूपी के बॉर्डर के पास पड़ता है, यानी उसे हम यूपी का शहर बोलेंगे। यूपी का शहर कोसी कला, और कोसी कला शहर में 2 लड़कियां रहती हैं। लड़कियों का नाम होता है रूही और स्नेहा। रूही और स्नेहा एक पक्की दोस्त होती हैं। दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करती हैं और दोनों के घर एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी दोनों सहेलियां पक्की थी और एक साथ इन लोगों ने पढ़ाई की थी, और पढ़ाई के बाद भी ये एक ही हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं। जब एक हॉस्पिटल में नौकरी करती हैं तो इन दोनों की जो बॉन्डिंग होती है या एक दूसरे से बातें साझा करने की जो क्षमता होती है वो आम लोगों से ज्यादा होती है। क्योंकि देखो, हम जिसके साथ बचपन से पले बड़े हैं, जिसके साथ हमने पढ़ाई भी की और उसके साथ हम काम भी करते हैं, तो जो कोसी कला होता है दोस्तों, इसी में ये हॉस्पिटल होता है। और हॉस्पिटल इनके ही शहर में होता है, घर भी कोसी कला में ही होता है। तो ये दोनों अब कभी कभार जब इनको ज्यादा जरूरी पड़ा करती है तो ये रात को करीबन 2:30 बजे ही इनकी छुट्टी हो जाया करती है। दोस्तों, जो हॉस्पिटलों के काम है वो इसी तरह से होते हैं। दिन को आपको 2:30 बजे से आपकी नौकरी चालू होती है या 2:30 बजे खत्म होती है। सब हॉस्पिटल के अपने रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। यहाँ पर जो रूही और स्नेहा होती हैं तो वो हमेशा डॉक्टर से कहकर अपने काम को एक साथ ही कराया करती। तो एक दिन की बात होती है, यहाँ पर रूही और स्नेहा, दोस्तों घनी पुरानी बात नहीं है, 7 से 8 महीने आज से पहले की बात होती है, यानी ये बात 2024 की करीबन अगस्त की बात होती है। गर्मियों के से और कुछ मौसम ऐसा था गीला गीला सा, यानी बरसात के मौसम की आप लोगों से बात कर रही हूँ। 2024 अगस्त की बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ। यहाँ पर ये कभी कभार, जैसा मैंने कहा कि हॉस्पिटल से निकल जाया करती
करती तो यहाँ पर जो रूही और स्नेहा होती हैं डॉक्टर से एक साथ अपना काम कराया करती, तो दोनों जने अब हॉस्पिटल से निकलने का तय कर लेती हैं। दोनों सहेलियां हॉस्पिटल से एक साथ निकलती हैं और आज ये डॉक्टर से कहकर, पहले ही दोपहर को इन्होंने बोल दिया था जब दोपहर से नौकरी करने आती हैं, तो ये रात को 1:30 बजे अपनी स्कूटी उठाती हैं और दोनों सहेली एक साथ बैठकर उस स्कूटी पर बैठकर घर की तरफ चलने लगती हैं। दोनों घर की तरफ चलने लगती हैं तो एक रोड आता है जिसके समीप एक शमशान घाट था। हालांकि पहले वो शमशान घाट रोड के समीप नहीं था, लेकिन जिस तरह से शहरों का निर्माण हो रहा है तो वो शमशान घाट अब बिल्कुल रोड के समीप पहुंच जाता है। अब रूही और रूही की दोस्त स्नेहा, जहां पर स्नेहा ड्राइविंग करती है स्कूटी की और रूही है जो पीछे बैठ जाती है। रूही पीछे बैठी थी, अपनी मस्ती में थी, कानों में लीड लगा रखी थी और गाने सुनते हुए उसके पीछे बैठकर अपने घर की तरफ ये दोनों ही रास्ता तय कर रही थी। रात के करीबन 1:30 बजे की बात होती है। लेकिन दोस्तों, रूही को जब वो शमशान घाट नजर आते हैं तो रूही को एक सफेद सी महिला नजर आती है। रूही अपनी आंखों का वहम समझती है, लेकिन पहले अपनी आंखों को मींड़ती है और फिर दोबारा देखने की कोशिश करती है। जब वो दोबारा देखती है तो उसे अब वो और भी नजदीक से नजर आने लगती है, तो उसे नजर आता है कि एक महिला, एक लड़की जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं और चेहरे से लार टपक रही है। वहां पर वो लड़की बहुत बड़ा केक रखकर, और जिस रोड पर कोई भी नहीं आ रहा था, नहीं जा रहा था, स्कूटी की रफ्तार बहुत तेज होती है और रूही उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है कि स्कूटी एक तरफ करो, तुम्हें सामने एक महिला केक काटती हुई नजर नहीं आ रही है, एक बहुत डरावनी महिला है। तो यहाँ पर जो स्नेहा होती है कहती है कि रूही तुम पागल हो चुकी हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कोई भी सामने नहीं है, मुझे भी गिराओगी और खुद भी गिरोगी, और मैं बिल्कुल तुम्हारे कहने से इस महिला को देखने के लिए स्कूटी को नहीं रोकूंगी क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। रूही बार बार उस महिला को देखती है और वो उस महिला से दोनों जनी, कितनी डरावनी बात है, रात को आप 2 बजे या 1:30 बजे के करीबन अकेले रोड पर सफर कर रहे हैं और कोई ऐसी महिला ऐसी एक्टिविटी करते हुए आपको नजर आए तो दोस्तों दिल जोरों से धड़कने लगता है। अब इनकी स्कूटी थोड़ी ही आगे निकलती है तो वो महिला ऐसे बैठी हुई होती है। यहाँ पर रूही खुद इन बातों को बयां करती है तो वो महिला उनकी तरफ घूरने लगती है। रूही जो पूरी पीछे की तरफ फोकस कर रही थी वो आगे ध्यान ही नहीं देती है और उसकी नजर जो महिला से हटती नहीं है और उसी की तरफ देखती रहती है। दोस्तों, वो महिला उस केक को हाथ से मसलती है और ऐसे जमीन पर फेंक कर मारती है और जो हाथ में चाकू था उस चाकू को अपनी जुबान से टच करती है, यानी चाटते हैं ना जैसे किसी चीज को, उस चाकू को चाटती है। रूही घबराने लगती है। यही सब कुछ चल रहा था और इतनी जल्दी ये सब कुछ होता है कि वो महिला वो चाकू लेकर रूही की स्कूटी के पीछे भागने लगती है। उस महिला की रफ्तार बताते हैं कि बहुत तेज हो रही थी, चीते की तरफ वो भागती है। तो रूही कहती है यहाँ पर स्नेहा से कि स्नेहा इस स्कूटी को जोर से चलाओ क्योंकि ये महिला हमारे पीछे भाग रही है और अब ये मुझ में चाकू मारेगी। दोस्तों, इतनी जोर जोर से रूही स्कूटी में हाथ मारने लगती है और कहती है कि स्नेहा तुम्हें जितनी ताकत है। स्नेहा कहती है क्या तुम पागल हो, मैं स्कूटी तो रोकने वाली नहीं हूं लेकिन रफ्तार भी नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि मैं गिर जाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर रूही बताती है वो उसके पीछे भागती रहती है और नजदीक पहुंचती है। अब वो जैसे ही रूही पर प्रहार करती है भागती हुई तो रूही एकदम स्कूटी से गिर जाती है। चलती हुई स्कूटी से जब रूही गिरती है तो स्नेहा ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और स्नेहा भी स्कूटी से गिर जाती है। रूही के सिर में गंभीर चोट आती है। स्नेहा अपने घर वालों को फोन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्नेहा और रूही के परिवार हमेशा अपने फोन को रात के वक्त ऑन रखा करते क्योंकि उनकी बेटियां घर से बाहर काम करती हैं। जब स्नेहा की माँ का फोन बजता है तो वो घबरा जाती हैं। स्नेहा की माँ अपने बेटे को लेकर और रूही के परिवार को लेकर स्नेहा के फोन करने पर तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर दोनों ही बिल्कुल बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। स्नेहा के घुटने छिल जाते हैं, कोहनी में चोट आती है, कई जगह से उनकी बॉडी में कई चोटें होती हैं, लेकिन जो रूही थी वो बहुत गंभीर हालत में थी। जब रूही के घर वाले पूछते हैं तो वो कहती है कि ये कह रही थी कि इसके पीछे कोई भूत भाग रहा है या कोई इसका पीछा कर रहा है, मुझे मार देगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाती है और हमें किसी ने टक्कर नहीं मारी है। रूही खुद स्कूटी से गिरती है और इसी की वजह से मैं भी जमीन पर गिर जाती हूँ और मुझे ये गंभीर चोटें आ जाती हैं और मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों तुरंत नेहा और रूही को उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पर ये काम किया करते।
पूरा स्टाफ इन्हें देखने लगता है कि अभी तो तुम इस हॉस्पिटल से गई थी, क्या हुआ। इन सभी में 2:30 बज जाते हैं। 2:30 बजने के बाद रूही को आईसीयू रूम में एडमिट किया जाता है, क्योंकि रूही की हालत बहुत खराब होती है। रूही वहां पर जब एडमिट होती है तो डॉक्टर कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टरों की समझ में नहीं आता है कि ये बेहोशी से बाहर क्यों नहीं आ रही है। डॉक्टर कहते हैं कि राम भरोसे है, अगर लंबे कोमा में रूही जाती है तो इसमें जो डॉक्टर हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि रूही की दवाइयां चल रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, वैसे ने कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक गहरी नींद में जाने की शायद रूही कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी। बार बार देखा जाता था कि रूही बहुत पसीनों में हो जाया करती। दोस्तों, अब यहाँ पर जो रूही की माँ होती है वो जब ये किस्सा सुनती है कि कोई आत्मा इनके पीछे भागी है, तो रूही की जो माँ होती है कई मंदिरों में ढोक लगाने के लिए जाती है, यानी माथा टेकने के लिए जाती है। और वहां पर एक संत से, कहते हैं ना कि एक संत से राय लेती है। एक मंदिर का संत होता है, उसके सामने रूही की माँ पूरी सच्चाई रखती है। जब रूही की माँ सच्चाई रखती है तो वो या तो उनके पास कोई क्षमता थी, या वो एक अच्छे इंसान थे, कुछ भी लगा लो, या भगवान का उस संत के ऊपर आशीर्वाद होता है। यहीं से वो एक राख की मुट्ठी, हम तो उसे राख ही कहेंगे, लेकिन कुछ लोग उसे भभूत भी बोलते हैं, अपने अपने हिसाब से उसे सब कुछ कहा जाता है। दोस्तों, धूना होता है वहां पर बहुत बड़ा, जहां पर भोलेनाथ का यज्ञ भी हुआ करता था। उसमें से कुछ चुटकी भर राख देते हैं एक पुड़िया में रखकर, और कहते हैं कि अपनी बेटी को जल्द से जल्द जाकर इस चीज को लगाओ। और एक धागा देते हैं, वो रुद्राक्ष देते हैं, अपने गले से उतारकर रुद्राक्ष रूही की माँ को दिया जाता है। मेरे रुए खड़े हो रहे हैं इस घटना को बताने में आप लोगों को। और उस रुद्राक्ष को कहते हैं यहाँ पर जो संत होते हैं कि रूही मेरी बेटी जैसी है, और जल्दी से जाकर रूही के गले में रुद्राक्ष डालो, वरना रूही एक बड़ी नींद में जा सकती है। आमतौर पर ऐसी घटना अकेले लोगों के साथ होती हैं, जिनका कोई साक्ष्य या गवाह नहीं होता। जो लोग ऐसे कोमा में चले जाते हैं या अकेले सफर कर रहे हैं, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है, शायद वो कभी बता ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये 2 जनी थी तो एक दूसरे की गवाह बन सकती है। दोस्तों, रूही की जो माँ होती है, इस कहने पर वहां पर जाती है हॉस्पिटल में और आईसीयू रूम में, जबकि ऐसी चीजें पहनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, लेकिन वो डॉक्टरों से बात करती है और अपनी बेटी को उस रुद्राक्ष को पहनाती है। रुद्राक्ष को पहनाने के बाद और जो पुड़िया में रखकर वहां के संत ने उसे जो भभूत दी थी, उसे रूही के माथे पर लगाती है और कलेजे पर लगाती है। दोस्तों, ये हम उनकी कही हुई बातें आप लोगों से कह रहे हैं। यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है, उसके करीबन 2 घंटे बाद ही रूही उस कोमा से बाहर आ जाती है, जो बीते 8 दिन से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जिसे होश नहीं आया था। दोस्तों, ये बात सुनकर रूही की माँ खुशी के मारे पैर नहीं टिकते हैं। रूही जब उस नींद से, गहरी नींद से होश में आती है, तो डॉक्टर भी नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी जिंदगी का पहला ऐसा केस है जहां पर शायद एक संत के कुछ कामों से एक मरीज होश में आया है। ये रुद्राक्ष में शायद बहुत ताकत है। दोस्तों, यहाँ पर भी कोई ढोंग नहीं किया था, कोई जादू टोना नहीं किया था, केवल एक भोलेनाथ की श्रद्धा के कारण एक रुद्राक्ष को उसके गले में डाला गया था। अब रूही जब नॉर्मल हालत में आती है, कि एक सही हालत में आती है, तो रूही की माँ भावुक हुई बैठी हुई थी, तभी उससे पूरा किस्सा पूछती है। दोस्तों, रूही सभी के सामने एक बात रखती है और कहती है कि उसने मुझमें लगभग चाकू मार ही दिया था, तभी मैं स्कूटी से गिरती हूँ, लेकिन रूही को चाकू का कोई भी निशान नहीं था। इसके बाद वो कहती है कि मैं आप सभी को देख रही थी, मैं बेहोशी की हालत में आप सभी को महसूस कर रही थी। मुझे हॉस्पिटल में लाया जाता है, लेकिन वो केक काटने वाली लड़की, वो चाकू वाली लड़की हॉस्पिटल में भी मेरे साथ थी। माँ, आप जितनी बार आया करती, वो लड़की आपकी तरफ घुर्राती रहती है, आपकी तरफ मन्नाती रहती है। आप जब इस रुद्राक्ष को लेकर आई थी, तो वो मेरी छाती पर बैठ जाती है। कई बार कोशिश करती है आप उसे रुद्राक्ष ना पहना पाए, लेकिन आप अपनी ममता में जीत चुकी माँ,
मैं एक भारी संघर्ष से आई हूँ। यहाँ पर रूही की माँ की आंखें भर आती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, रूही के माँ बाप बिल्कुल भी इन चीजों पर भरोसा नहीं करते थे। जब उन्हें इन चीजों पर भरोसा नहीं था तभी तो बच्चों को रात को बाहर आने जाने की पूरी परमिशन थी, लेकिन आज रूही की माँ इन सब चीजों पर विश्वास करती है। यहाँ पर रूही जब वो डराने वाला सच बताती है कि वो मेरी छाती पर बैठती है, तो सभी के दिमाग में एक बात आती है, जो रूही के साथ की लड़की थी उसको क्यों नहीं परेशानियां हुई। इसके बाद रूही की माँ दोबारा संत के पास जाती है, कहती है कि महाराज, रूही को भी लेकर जाती है, कहती है कि महाराज इसी के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस संत ने पता है आपको क्या बताया। उसने कहा कि ये शक्तियां उन्हीं को परेशान कर सकती हैं जिनके या तो पिछले कर्म सही नहीं है, या उनसे कोई गलती हुई है, या उनकी किस्मत खराब है, या उनसे ऐसा कोई दंड मिलना है। दोस्तों, ये भी प्रभु की इच्छा से ही होता है। जिनके साथ ऐसी गतिविधि होती हैं उनसे कोई ना कोई गलती होती है, या कर्मों का कुछ दंड इस तरह से दिया जाता है। ये भी एक भगवान की मर्जी से ही इन शक्तियों को छोड़ा जाता है, क्योंकि ये हम और आपकी ही एक, कहते हैं ना कि हमारी जो ऊर्जा है वही होती है, लेकिन प्रभु के आदेश बिना हमारी ऊर्जा कहीं पर भी नहीं चल सकती। यहाँ पर संत इस बात का ये जवाब देते हैं, कहते हैं कि उस लड़की को अभी ऐसा कुछ नहीं होना था, तभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। इसके कोई कर्म का दंड मिला है, और वो इस जरिए इसको दंड मिला है क्योंकि इसकी इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। डॉक्टर कह देते हैं कि कोमा में अक्सर जो कोमा से बाहर लोग आते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों, ये कोमा भी नहीं था, केवल 8 दिन की गहरी नींद होती है। इसे डॉक्टर कोमा का भी नाम देते हैं। कोई डॉक्टर इसके बारे में कुछ बोलता है, लेकिन रूही की माँ जान चुकी थी कि मेरी बेटी को क्या हुआ है और किस बात की उसे सजा मिली है। कहते हैं कि इस जन्म के कर्मों की हमें पता होता है, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों का हमें कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी ज्ञात नहीं होता। रूही की माँ उस संत को ही अपना मानने लगती है और उनके पैर छूकर उन्हें अपना गुरु बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो संत कहते हैं कि मैं आपको अपना चेला नहीं बना सकता, क्योंकि मैं इन चीजों से दूर हूं। मैं उस भगवान की एक अनंत भक्ति करना चाहता हूं। वो लोग कहते हैं, जहां पर रूही की माँ को वो संत मिला था, कि ये तो बस 1 महीने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसके बाद ये यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। अब वो संत इतना अच्छा ज्ञान उसे देकर गया था रूही की माँ को, क्योंकि 1 महीने बाद सच में ही उस मंदिर से वो संत चले जाते हैं, और वो एक, कहते हैं ना कि किसी के गुरु भी नहीं बनते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद संत को दोबारा कभी नजर नहीं आया संत, और ना ही और लोग नजर आते, मतलब उस संत के बारे में कोई भी किसी को जानकारी नहीं होती। और जो रुद्राक्ष रूही के गले में है, रूही कहती है कि कभी भी मैं इस रुद्राक्ष को अपने से दूर करना नहीं चाहती, क्योंकि जब भी मेरे साथ जो हादसा हुआ है उसे मैं याद करने की कोशिश करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। डर के मारे मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसी वजह से मुझे इस धागे पर और इस रुद्राक्ष पर पूरा भरोसा है, और मैं उस संत को बहुत मानती हूँ। हालांकि उस संत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, लेकिन दोस्तों, रूही का जीवन आज बहुत बेहतर है, और कहती है कि उसके बाद मुझे कभी भी ऐसी चीजें नजर नहीं आई, लेकिन एक डर ऐसा हो गया है कि मैं रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। रूही ने उस नौकरी को भी छोड़ दिया और वो अपनी सादा सिंपल जिंदगी जी रही है, और अब वो एक दूसरी दिशा में पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हैं, जहां पर दिन की नौकरी हो, क्योंकि डॉक्टरों को मरीजों की सेवा करनी होती है, तो रात दिन एक स्टाफ चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर भी एक भगवान का रूप होते हैं। अगर डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से करें तो वो सच में ही एक परमात्मा का रूप है, क्योंकि वो आपकी सेवा करते हैं। देखो, पैसे देकर भी लोग किसी की सेवा नहीं करते, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन एक स्टाफ दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि आज डॉक्टरों के लिए कुछ अच्छा बोलने का मन था, क्योंकि डॉक्टर एक तरीके से भगवान के समान ही होते हैं। आप काफी परेशान होते हो, लेकिन अपने आप को आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर वो क्षमता रखता है जो आपके शरीर को आराम दिलाता है। और जो व्यक्ति एक मनुष्य बॉडी को आराम दिलाए, ह्यूमन बॉडी को, तो वो भगवान के ही समान हो जाता है। दुख तकलीफें हमें कर्मों के हिसाब से मिलती हैं। तो दोस्तों, ये सत्यता पर रखी हुई एक घटना है, आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर बहुत सारी बातें डरावनी होती हैं, बहुत डर भी लगता है कि ऐसा भी हो जाता है, और बहुत घबराहट वाली बात भी है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखा कीजिए, उनको बाहर मत निकलने दीजिए। लेकिन जब संत की बातों को सुनते हैं तो कर्मों के हिसाब से है, तो आपको घर भी ये चीजें सता सकती हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है।
सकता है। देखो हमारे कर्मों के हिसाब से चलता है, तो फिर घूम फिर कर कहीं भी आप कुछ भी लगा लो, आपको कर्म तो अच्छे करने होंगे और कर्मों पर अपने पर ध्यान देना होगा। एक अच्छे इंसान बनिए, अच्छाई को जन्म दीजिए और अच्छाई की तरफ चलिए, ताकि आपकी लोग तारीफ करें, आपकी एक प्रेरणा दे, मतलब कहें कि देखो वो इंसान कितना अच्छा है। अगर तुम उसकी तरह हो जाओ तो हमारा जीवन संवर जाएगा। तो लोग आपकी तारीफ करें, आपके बारे में अच्छे शब्द बोले, आप इस दुनिया से जब जाए ना तो 4 लोग ये कहें कि बहुत अच्छा इंसान था। दोस्तों अब यहाँ पर ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे। आप सभी लोगों के नाम के साथ, अपने नाम के साथ अपने पता भी बताया कीजिए कि आप कौन से राज्य से, कौन से शहर से हमें देख रहे हैं और कौन से गांव से आप हमें देख रहे हैं। गांव के बारे में सुंदर सी बातें लिखा कीजिए, हमें गांव की जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हम एक शहर में रहते हैं तो गांव से अब दूर हो चुके हैं। मायके वाले भी हमारे तो शहर में ही आकर रहने लगे हैं। तो भाई बिल्कुल जो वो मायका था, जो गांव की गलियां थी, जो पुराने घर थे ना, उनकी बहुत याद सताती है। तो थोड़ी सी बातें हमसे साझा कीजिए, गांव की कुछ बातें बताइए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कितने लोग मुझसे गांव से जुड़े हैं, गांव वाले जल्दी से कमेंट कीजिए, शहर वाले भी कमेंट कीजिए।